कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी ज़मीन को घूरती हुई अपने होश खो बैठी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। 2 साल पहले से लेकर आज तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो आदमी बोला, सुन लिया तुम सबने? अभी भी तुम लोगों को कुछ कहना है? अरे जवान खून है, इसकी खूबसूरती पसंद आ गई इसलिए थोड़ा मज़ा कर लिया, लेकिन तुम तो उसे पाने के ही ख्वाब देखने लगी। कहते हुए वो 20 लाख का चेक पर साइन करते हुए, रंजीत ये तुम्हारी बेटी की कीमत, किसी अच्छे घर में शादी कर देना। तुम लोगों की औकात से ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए आगे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। राखी कपूर जल्दी से वो चेक अपने हाथों में लेते हुए, चिंता मत कीजिए सर, हम लोग अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये तो है ही मनहूस, अच्छा हुआ जो आपका पोता खुद इससे दूर हो गया। रंजीत कपूर अपने हाथ जोड़ते हुए, माफ़ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये पैसा भी नहीं चाहिए। वो आदमी बोला, मैं दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता, बस अपनी बेटी को मेरे पोते से दूर रखना, नहीं तो अब की बार तो मैं बात करने आया हूँ, लेकिन अगली बार तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी शिवांगी जो सारी बातें याद कर रही थी, अचानक उसे कल रात अपनी शादी की बात याद आती है और अच्छांश के साथ गुजरे हुए लम्हे। वो खुद से बोली, नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो दौड़ती हुई घर से बाहर आती है और अपनी साइकिल लेकर सड़कों पर भागने लगती है। रंजीत और उनका बड़ा बेटा संकल्प उसके पीछे आते हैं। तभी राखी उन लोगों को रोकते हुए, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे उस लड़की के पीछे जाएंगे तो गांव के लोग देख बातें बनाने लगेंगे। जो बातें अभी घर में है वो बाहर हो जाएंगी। अभी हमारी एक बेटी है, इन पर भी असर पड़ेगा, जाने दीजिए उसे जहाँ जाना है। रंजीत कपूर बोले, लेकिन राखी बोली, आपने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी जब मैंने उसे पढ़ने जाने से रोका था। देख लिया ना नतीजा। आज मेरी बात मान लीजिए, आपको अपने इन तीनों बच्चों की कसम, अगर वो लौट कर आती भी है तो हम उसे अब इस घर में नहीं रहने देंगे। आप ही सोचिए, ऐसी लड़की का हाथ कौन थामेगा? अब हम उसे घर पर भी नहीं रख सकते, इससे अच्छा है वो अपना सोच ले। रंजीत कपूर सोफे पर बैठ जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राखी अपने बच्चों को कमरे में भेज देती है। फिर वो रंजीत कपूर के पास बैठ सारा दोष शिवांगी पर डालते हुए उनका ब्रेन वॉश करने लगती है। इधर शिवांगी खुद से बड़बड़ाती हुई, मुझे उनसे एक बार आमने सामने बात करनी है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल रात तो एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। उनके लिए मैं बस खिलौना हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों देते? लेकिन तभी फ़ोन पर सुनी हुई आवाज़ भी उसके दिमाग में घूमने लगती है। सारी बातें सोचते हुए वो आधे रास्ते पर ही आई थी कि अचानक से उसके आगे एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। शिवांगी साइकिल सहित सड़क पर गिर जाती है। तभी पीछे से एक और गाड़ी आती है। ये वही गाड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके घर के दरवाजे पर आई थी। शिवांगी साइकिल हटाकर उठने की कोशिश करती है। तभी उस गाड़ी में से वो आदमी बाहर आता है और उसके साथ ही दूसरी गाड़ी में से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। शिवांगी तीनों को यहाँ देख थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी वही था जो घर पर खुद को अच्छांश का दादा बता रहा था, राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी। और दूसरी गाड़ी में वो लड़का विराज था और उसके साथ जो लड़की थी उसे शिवांगी ने कभी नहीं देखा था। राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी बोले, क्या हुआ? मेरे पोते के पास जा रही थी? लगता है मेरी बातें तुझे अच्छे से समझ नहीं आई। मेरा पोता तुझसे मिलना भी नहीं चाहता और जो चीज़ मेरे पोते को पसंद नहीं वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। शिवांगी रोते हुए, देखिए मैं नहीं जानती थी कि वो अच्छन सिंह सूर्यवंशी है। उन्होंने कभी बताया भी नहीं। प्लीज़ मुझे उनसे एक बार बात करने दीजिए, आमने सामने ना सही, एक बार फ़ोन पर ही बात करा दीजिए। तभी विराज आगे बढ़ते हुए, दादाजी लगता है अच्छांश ने इसे अपने अच्छे से झांसे में लिया है। तभी तो अच्छांश की आवाज़ सुनने के बाद भी उसके पास जाने के लिए बेचैन है। राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी, देखो तुम लोगों को जो करना है इसके साथ करो, मैं अच्छांश से बात कर लूँगा। कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। शिवांगी उनके पीछे दौड़ती है। तभी वो लड़की शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए जोर से मरोड़ देती है। शिवांगी दर्द से चिल्लाते हुए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती।
वो लड़की बोली, मैं कौन हूँ? तेरी ये जानने की औकात नहीं है। जिसके सपने तू देख रही है वो मेरा है। विराज बोला, बहना अच्छांश तो तेरा ही है, बस इसके साथ थोड़ा मज़े कर रहा था। अब तू छोड़, इसे मैं खुद देख लूँगा। वैसे भी अच्छांश ने कहा था कि पहले वो इसे चखेगा, उसके बाद मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। शिवांगी डरते हुए, विराज प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छांश से मिलना है। तभी वो लड़की शिवांगी को एक थप्पड़ मारते हुए, आइंदा से तेरे ज़बान पर मेरे अच्छांश का नाम आया तो ज़बान खींच लूँगी। अच्छांश सिर्फ मेरा है, तुम उसके लिए बस एक टाइम पास थी। विराज बोला, वैसे तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? कम से कम इतना तो सोचो कि कल रात जो भी हुआ वो हम लोगों को कैसे मालूम? अरे अच्छांश ने खुद बताया है, बल्कि वो तो कल प्लानिंग करके ही आया था। शिवांगी बोली, मुझे तुम्हारे किसी बात पर विश्वास नहीं, मुझे अच्छांश के पास जाना है। तभी वो लड़की गुस्से में, भाई मुझे इसके मुंह से अपने अच्छांश का नाम बर्दाश्त नहीं, मैं आज इसे ख़त्म ही कर दूंगी, कहते हुए वो अपने पास से एक चाकू निकालती है। शिवांगी कुछ कर पाती उससे पहले ही वो उसके सीने पर वार कर देती है, लेकिन शिवांगी थोड़ा बचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से चाकू उसके कंधे पर लग जाता है और एक दिल दहलाने वाली चीख पूरी सड़क पर गूंज उठती है। विराज जल्दी से उस लड़के का हाथ पकड़कर, ये क्या कर रही है? इस तरह इसको मारने से हम लोग फंस जाएंगे। तू जानती है ना, अच्छांश तुझे किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकता। चल जा, तू अच्छांश को सारी बातें बता, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा मज़े कर लूँ, उसके बाद ये खुद ही कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो लड़की अपना फ़ोन निकालते हुए, मैं अभी अच्छांश को फ़ोन करके सारी बात बताती हूँ, वहीं इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाएगा। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और फ़ोन पर बातें करने लगती है। उधर की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इधर से वो लड़की जिस तरह से बात कर रही थी, शिवांगी का दिल टूटता जा रहा था। तभी विराज भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख शिवांगी डर से कांपने लगती है। इस वक्त शाम ढलने लगा था, लगभग 6 बजने वाले थे। शिवांगी पीछे खिसकते हुए चारों तरफ देखे जा रही थी कि कोई उसे बचा सके, लेकिन इस वक्त एक परिंदा भी नहीं था। विराज उसकी तरफ बढ़ते हुए, क्यों इतने नखरे कर रही हो? कल अच्छांश को तो इतने अच्छे से खुश किया, फिर मेरे में क्या खराबी है? वैसे अच्छांश ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम जैसी लड़कियां प्यार से ही अपने पास आने देती हैं, इसलिए तो ये सारी प्लानिंग की। शिवांगी अपनी कांपती आवाज़ में, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों तो कॉलेज में एक दूसरे के दुश्मन हो। विराज बोला, अच्छा, अच्छांश ने तुम्हें कभी बताया कि वो अच्छांश सिंह सूर्यवंशी है? इसी तरह हम दोनों भी कॉलेज में सामने अपना रिश्ता नहीं बता सकते थे कि वो मेरा जीजा है, इसलिए हम लोगों को ऐसे दिखाते थे जैसे दुश्मन हो। तुम्हें पता है, कॉलेज के पहले दिन भी तुम्हारे साथ जो हुआ वो हम दोनों की ही प्लानिंग थी। तुम पर अच्छांश की नज़र बहुत दिनों से थी, लेकिन तुम जैसी लड़कियां हम लड़कों की बाहों में आने के लिए बहुत नाटक करती हो, इसलिए हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हें फंसाया, क्योंकि अच्छांश को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे किसी भी हालत में पाकर रहता है, और कल तुमको पा लिया, बात खत्म। शिवांगी बोली, तुम कैसे भाई हो? अगर तुम्हारी बहन से उसका रिश्ता है तो उसे किसी और लड़की के पास कैसे भेज सकते हो? विराज हंसते हुए बोला, तुम हो ही गांव की गवार, ये बात कैसे समझोगी? अरे मर्द है, एक ही औरत से बदकर तो नहीं रहेगा। मैं भी उसकी बात समझता हूँ, इसलिए मेरी बहन को या मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। तभी तो मेरी बहन को वो पसंद करता है, आखिर पत्नी और घर की मालकिन मेरी बहन ही है। शिवांगी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसे इंसान भी दुनिया में हैं। अब उसे इस वक्त खुद को विराज से बचाना था। विराज जैसे उसका दुपट्टा पकड़ता है, वो जल्दी से पीछे की तरफ भागती है, लेकिन अब पीछे गहरी खाई थी। विराज बोला, तुम मुझसे बच नहीं सकती, आखिर मुझे भी बहुत दिनों से तेरे हुस्न का दीदार करना था, आज ये मौका मिला है। अच्छांश ने मुझे सुबह बताया कि तुम सच में ज़बरदस्त माल हो। शिवांगी खुद से सोचते हुए, मैं इसका सामना नहीं कर सकती, लेकिन कोई मुझे ज़बरदस्ती छुए इतनी भी किसी की औकात नहीं। इससे अच्छा मैं मौत को गले लगा लूँगी। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। कंधे पर लगे जख्म से लगातार खून बाहर आने से शिवांगी की आंखें ऐसे ही बंद हो रही थी। वो अंतिम बार अपनी आंखें बंद करके महादेव का नाम लेती है। सामने अच्छांश का चेहरा आता है
और उसी के साथ वो खाई में छलांग लगा देती है। विराज उसे पकड़ता है, उससे पहले वो नीचे लुढ़कती हुई चली जाती है। शिवांगी पूरी तरह से बेहोश हो गई थी, लेकिन ये किस्मत की बात थी कि वो ढलान खाई नहीं था। वो एक ढलान था जिसके बहुत नीचे आकर एक कच्ची सड़क निकलती थी, और उसी दिन भगवान का फरिश्ता बनकर उद्भव सिंह उसी रास्ते से अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे जहाँ एम्बुलेंस बंद पड़ गई थी। शिवांगी उद्भव सिंह की गोद में सर रख कर फूट फूट कर रो रही थी। सारी कहानी बताते हुए वो बिलख रही थी। आज फिर से उसने अपने दर्द को जिया था, जिसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे। वो रोते हुए बोली, बताइए ना डैड, मेरी क्या गलती थी? क्या किसी से सच्ची मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह होता है? उस दिन 20 लाख मेरी कीमत लगाई थी। अगर उन दौलत वालों को जिस्म में इतनी ही आग होती है तो बहुत सारी लड़कियां अवेलेबल होती हैं, फिर वो किसी की मोहब्बत से क्यों खिल जाते हैं? मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन अब मेरे लिए उससे बदसूरत कुछ भी नहीं है। उद्भव सिंह भी उसके साथ रो पड़े थे। वो किसी तरह शिवांगी को संभालते हुए बोले, रोते नहीं बच्चा, इस दुनिया में सबके कर्मों का हिसाब होता है। कोई किसी को थोड़ी देर के लिए धोखा दे दे, लेकिन उस धोखे का हिसाब एक दिन ज़रूर होता है। शिवांगी आज अपना दर्द उद्भव सिंह के सामने निकालने के बाद हल्का महसूस कर रही थी। लगभग महीना दिन से जो घुटन उसके अंदर हो रही थी, आज उसे थोड़ी राहत मिली थी। अब वो शांत होकर उनकी गोद में सो चुकी थी। उद्भव सिंह भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए मन ही मन भगवान से शिकायत कर रहे थे। जब शिवांगी गहरी नींद में सो गई, तब वो धीरे से उसका सर तकिए पर रखते हुए अपने कमरे से गद्दे लाकर वहीं फर्श पर बिछाकर वो भी सो जाते हैं। इस वक्त शिवांगी को अकेले छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा। अगली सुबह शिवांगी की नींद 8 बजे खुली। सर में दर्द की वजह से भारीपन महसूस हो रहा था। वो उठकर बैठते हुए चारों तरफ देखती है। घड़ी पर नजर जाते ही जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागती है। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर आती है। तभी उद्भव सिंह मेड के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर नाश्ता लगाते हुए उसे बैठाकर अपने हाथों से नाश्ता कराने लगते हैं। शिवांगी उद्भव सिंह का प्यार देख इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उद्भव सिंह अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए, रोने के दिन गए, अब तो खुशियां मनाने के दिन आए हैं। भाई, एक तो मेरी बेटी मुझे मिल गई है और दूसरा मैं नाना बनने वाला हूँ। मैं तो डबल सेलिब्रेशन करूँगा। उनकी बात सुनकर शिवांगी को अपनी प्रेग्नेंट होने की बात याद आती है, जो वो भूल गई थी। फिर से उसके चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभरने लगती हैं। उद्भव सिंह उसकी मनोस्थिति अच्छे से समझ रहे थे। वो शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, बेटा एक बात पूछूं? शिवांगी अपने आंसू पूछिए ना डैड, वैसे भी सब कुछ तो बता चुकी हूँ। उद्भव सिंह बोले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अच्छांश ने तुम्हें धोखा दिया है? शिवांगी बोली, पता नहीं डैड, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिन पर मुझे पूरा यकीन है। जैसे कि उस दिन फ़ोन कॉल पर अच्छांश की आवाज़ सुनना और उसका अपना सूर्यवंशी होने का सच छुपाना। अगर सारी चीज़ भुला भी दूँ तो भी ये चीज़ मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें मैंने कोई गलती नहीं की थी। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा, हो सकता है कि किसी ने मिमिक्री की हो, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी की भी आवाज़ निकाल लेना। शिवांगी फीका सा मुस्कुराते हुए, इस बात पर भी सोचा है डैड, लेकिन आप ही बताइए ना, जो नंबर उसने मुझे दिया था उसी नंबर पर बात होना, ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं है? उद्भव सिंह सोचते हुए, हाँ ये तो है। चलिए, जो भी हुआ अब उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब तो आप माँ बनने वाली हैं। भगवान ने आपकी झोली पूरी तरह से खाली नहीं रखी है। आपको जीने का वजह दिया है और मकसद तो पहले से ही है। और ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? आज से हम बिल्कुल भी बीती बातें याद नहीं करेंगे। हमारी 3 लोगों की फैमिली अब हंसी खुशी बिताएंगे। शिवांगी बोली, आप ठीक कह रहे हैं डैड, अब हमें रोना नहीं रुलाना है। उन सब से अपने हर एक जख्म का हिसाब लेना है। लेकिन ये भी एक सच है डैड कि उसने चाहे मोहब्बत में धोखा किया हो, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। इसलिए ना ही इस दिल में ना ही इस ज़िंदगी में कोई दूसरा आ सकेगा। मैं अपनी मोहब्बत से पूरी वफा निभाऊंगी। बेशक वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन किसी और को भी आने की इजाज़त नहीं है। उनकी आदत छूट गई तो मेरी भी छूट जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि उनकी एक पल में छूट गई और मेरी छूटने में उम्र लग जाएगी।
कहते हुए शिवांगी कॉलेज के लिए निकल जाती है। उद्भव सिंह उसे पीछे से देखते हुए, बहुत बदकिस्मत हो तुम अच्छांश, इतनी सच्ची मोहब्बत को खुद से दूर कर लिया। सच में तुमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। उद्भव सिंह अच्छांश को कोसते हुए कुछ सोचने लगते हैं, फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शिवांगी कॉलेज से जब आती है तब तक उद्भव सिंह घर आ गए थे। शिवांगी उन्हें देखकर, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए डैड, ऑफिस में कोई काम नहीं था? उद्भव सिंह बोले, काम तो होता रहेगा, लेकिन पहले तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, चल जल्दी से कुछ खा ले, फिर चलते हैं। शिवांगी, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? प्रेगनेंसी में तो थोड़ी तबीयत खराब होती ही रहती है। उद्भव सिंह बोले, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बहुत डॉक्टर बनने लगी है, चल जा जल्दी से तैयार होकर आ जा। शिवांगी अब कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। देहरादून के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट गाइनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर शिवांगी का टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म कर देती हैं। उसके साथ ही आयरन, कैल्शियम, विटामिन की दवाइयाँ लिखकर डाइट चार्ट भी थमा देती हैं। उसके साथ कुछ ज़रूरी सलाह देते हुए पूरा ख्याल रखने को कहती हैं। घर पहुंचने के बाद शिवांगी बोली, डैड मैं कराटे क्लास जा रही हूँ। उद्भव सिंह उसे सोफे पर बैठाते हुए, अब तुझे पिटाई लगाऊंगा। अभी डॉक्टर ने इतनी सारी बातें समझाई, तेरे दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आई? शिवांगी, सारी बातें समझ आ गई डैड, लेकिन अभी तो मैं कुछ काम कर सकती हूँ ना? उद्भव सिंह बोले, हाँ कुछ काम कर सकती हो, लेकिन कराटे नहीं। मैं कल ही ट्रेनिंग टीचर से बात करके घर पर ही तुझे केवल बॉडी पार्ट के किस नस को कैसे दबाने से क्या होता है ये सब सिखाने को कहूँगा। बाकी हाथ पैरों को चलाना अगले साल से सीखना। वैसे भी अब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हो कि मुझे विश्वास है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिवांगी भी सारी बातें सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उद्भव सिंह बोले, चल जा थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं रात का डिनर बनवाता हूँ। वैसे कुछ खाने का मन है? शिवांगी बोली, नहीं डैड, बस सादा खाना ही बनवा दीजिए। इस वक्त उल्टी इतनी हो रही है कि कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा। शिवांगी अपने कमरे में आ जाती है। बेड पर लेटते हुए अपने पेट पर हाथ रख जैसे ही आंखें बंद करती है, अच्छांश का चेहरा आंखों के सामने मुस्कुराने लगता है। शिवांगी जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए लंबी लंबी सांसें लेती है। वो उठकर टेबल से पानी उठाकर पीते हुए खुद को शांत करती है। फिर खुद से बातें करते हुए अपने पेट पर हाथ रख, नहीं जानती हूँ गलती कर रही हूँ या सही, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी मोहब्बत की निशानी हो। जानती हूँ कल कुछ देर के लिए मैं तुम्हारी जान लेने की बात कर रही थी, लेकिन मुझे गलत मत समझना, बस किसी का गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। बस तुम कभी धोखा नहीं देना। मैं वो हर चीज़ करूँगी जिससे तुम खुश रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। इतना काबिल बनूंगी कि कभी किसी को भी तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी। आज से अच्छांश सिंह सूर्यवंशी का चैप्टर क्लोज। अब कभी भी उसका नाम इस जबान पर नहीं आएगा। अगले दिन से शिवांगी सारी चीज़ टाइम टेबल के अनुसार करने लगी। कंधे का जख्म भर गया था, लेकिन दिल में जो जख्म लगे थे शायद वो कभी नहीं भरने वाले थे। चाहे वो खुद से कितना भी वादा कर ले, लेकिन आंखें बंद होते ही अच्छांश का चेहरा सामने आ जाता। कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से इतनी बेचैनी होने लगती कि उसका मन पागल जैसा होने लगता है, लेकिन उद्भव सिंह उसे बहुत प्यार और केयर से संभाल लेते। अच्छांश की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उसने खुद को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लिया। इसी बीच उसने उद्भव सिंह के साथ मिलकर बिमल सिंह और उसके दोनों साथी को धोखे से उनके घर और कंपनी में इनलीगल चीज़ रखवा कर कानून का दोषी बना दिया। वे लोग पुलिस के डर से छुपने के लिए भागने लगे। उसी वक्त शिवांगी ने अपने बॉडीगार्ड से उन सभी को उठाकर अपने टॉर्चर रूम में कैद कर लिया। बाहर सभी लोग उन्हें भगौड़ा समझने लगे। उनका घर परिवार बिखरने लगा। वैसे तो सबके बच्चे पढ़ लिख कर काम संभालने लगे थे, लेकिन अब ऑफिस भी बंद पड़ गया था, इसलिए वो लोग किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगे। उन्हें तो कानों कान तक खबर नहीं हुई कि ये सब शिवांगी का काम है। इसी बीच टाइम पूरा होने पर शिवांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। उद्भव सिंह ने उसके 7वें महीने से ही घर में 24 घंटे एक नर्स का इंतजाम किया था, इसलिए जैसे ही दर्द शुरू हुआ नर्स उसे लेकर हॉस्पिटल आई। साथ में उद्भव सिंह भी थे।
रात के 2 बजे डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे का जन्म कराया। उद्भव सिंह उसे अपनी गोद में लेते हुए कलेजे से लगा लिया। शिवांगी को जब होश आया तो अपने बेटे को देख फिर से उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छांश का ही फोटोकॉपी था। उसे देखते ही शिवांगी के मुंह से एक ही नाम उभरा, शिवाच्छ सिंह। वो अच्छांश को हमेशा से अच्छांश सिंह के ही नाम से जानती थी, लेकिन उसने अपने बेटे का सरनेम सिंह ही लगाया। बच्चे के छठी के पूजा के दिन उद्भव सिंह शिवांगी के हाथ में एक कागज़ दिया। शिवांगी ने जब उस कागज़ को खोलकर पढ़ा तो वो उनकी कंपनी के कागज़ थे, जिसका ओनर और सीईओ उन्होंने शिवांगी को बनाया था, और कंपनी का नाम बदलकर यस यस कंस्ट्रक्शन कंपनी रखा, मतलब शिवाच्छ सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी। शिवांगी ने बहुत मना किया, लेकिन उद्भव सिंह ने कहा कि ये उनके नाती का तोहफा है जिसे उसे रखना ही होगा, इसलिए शिवांगी को भी मानना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अपने बच्चों को पाकर शिवांगी सारे दर्द भूलने लगी। अब उसका फिर से जीने का मन करने लगा था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब कंपनी का ज़्यादा काम वही संभालने लगी, लेकिन बच्चा छोटे होने की वजह से ज़्यादा ऑफिस उद्भव सिंह ही जाते थे। शिवांगी घर से ही ज़्यादा काम करती थी। कभी कभी मीटिंग अटेंड करने जाना होता तो उद्भव सिंह घर पर रखकर बच्चे का ख्याल रखते। दोनों में से कोई एक घर पर रहता तो एक ऑफिस। अब उद्भव सिंह ने सुबह के 6 से रात के 9 बजे तक के लिए मेड रख लिया था। शिवाच्छ जैसे ही 8-9 महीने का हुआ, शिवांगी ने अपनी ज़मीन लेकर अपना होटल भी बनाया। अब देहरादून में उसके 2-3 होटल भी खुल गए थे। वैसे भी उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिल्डिंग, होटल, स्कूल बनवाने का काम करती थी। शिवांगी ने उद्भव सिंह के अनुभव से खुद को हर संकट के लिए तैयार किया था, क्योंकि जिस तरह उद्भव सिंह संकट में फंसे थे, इससे शिवांगी ने सीखा कि कभी भी समय पलट सकता है। इसलिए जब वक्त अच्छा हो तो हमें अपने लिए कुछ संपत्ति, पैसे बचा कर रखना चाहिए, और इसलिए उसने देहरादून में होटल बनाने का काम किया था। ये इनका अपना खुद का होटल था। अब देहरादून में शिवांगी की धाक पूरी तरह से जम गई थी। अब शिवांगी के अंदर आगे बढ़ने का जुनून इस कदर भर गया था कि इतने से अब वो नहीं रुकने वाली थी। अब उसका नाम पूरे इंडिया में बनाना था, उसके बाद मौका मिलने पर विदेश में भी। जब से शिवांश थोड़ा बोलने लगा था, उद्भव सिंह शिवांगी को ही ज़्यादा ऑफिस भेजते और खुद अपने साहबजादे के साथ टाइम बिताते। शिवांगी ने सही कहा था, मोहब्बत दूरी या पास होने की मोहताज नहीं होती। अगर वो होती है तो हमें अपने अंदर महसूस होती है। अब वो कल्याणी जी को अपने अंतर मन में रखते, मौका मिलते ही अपने दिल की सारी शिकायतें, बातें उनसे करते, और ऐसा लगता जैसे कल्याणी सामने बैठी मुस्कुरा रही हो। प्रेजेंट टाइम, इन सारी बातों को सोचते हुए वो पूरी तरह से अतीत में डूबे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे बीत गए। वो होश में तब आए जब शिवांगी और शिवाच्छ उनके कमरे में आकर उनके पास बैठते हुए मस्ती करने लगे। शिवाच्छ बोला, नानू आप भी सो गए थे क्या? उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी नानी से बात कर रहा था। शिवाच्छ कल्याणी जी की तस्वीर देखते हुए, वैसे नानी फोटो से बाहर क्यों नहीं आती? उद्भव सिंह, क्योंकि नानी हमें वहीं से देखती हैं। शिवाच्छ अपने होठों को पाउट बनाते हुए, अच्छा। शिवांगी बोली, चलें, आप दोनों की बातें हो गई तो डिनर भी कर लें। तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर डिनर करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठकर टीवी देखते हैं। शिवाच्छ शिवांगी की गोद में सो जाता है। उद्भव सिंह भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शिवांगी भी अपने बेटे को लेकर बेड पर आ जाती है। थोड़ा सो लेने की वजह से इस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लैपटॉप लेकर काम करने लगती है। इस वक्त वो मुंबई वाला प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। ये प्रोजेक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मेहरा कंपनी की ओर से थी। उन्हें मुंबई में अपना एक रिसोर्ट बनवाना था, जिसके लिए शिवांगी ने भी टेंडर भरा था। अभी अगले महीने डिसाइड होने वाला था कि ये मौका किस कंपनी को मिलेगा। थोड़ा वर्क पूरा करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बालकनी में आती है। इस वक्त बाहर ज़्यादा ठंड थी। शिवांगी अपनी बाहें फैलाए, आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है, वो खुद से ही। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन इतना तय है कि उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। कुछ देर बाद वो कमरे में आकर लेट जाती है, अपने बेटे को देखते हुए। थोड़ी देर में ही उसकी आंखों में भी नींद आ जाती है।
शिवांगी ने अभी तक अपने बेटे को लोगों के सामने नहीं लाया था। केवल आसपास के लोगों को ही मालूम था कि उसका एक बेटा है, लेकिन देहरादून शहर में इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। अगर कभी आसपास की कोई औरतें कुछ कहती तो शिवांगी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। शिवांगी के लिए उसकी आवाज़ दिल का सुकून थी। उसका चेहरा देख वो खुद को मुकम्मल महसूस करती थी। अब उसका सब कुछ शिवा से ही था। जयपुर। अच्छा सारा काम करते हुए अपने दोस्तों के साथ दोपहर को कंपनी के लिए निकल जाता है। अब उसकी ASS मोटर कंपनी पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसने अपने 5 दोस्तों को भी सेट कर दिया था। नितिन और मधुर को हार्डवेयर कंपनी खोलकर उनमें लगा दिया था। अब उसने अपनी कंपनी जहाँ डाली थी वो सारी ज़मीन को खरीद चुका था। आज वहाँ पर 10 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके 2 फ्लोर पर नितिन और मधुर गाड़ियों के पार्ट पुर्जे वाला सामान बनाना और सेल करना देखते थे। उसके ऊपर वाला बाकी 8 फ्लोर अंशांश के मोटर कंपनी की थी। अनीस को बिजनेस संभालना पसंद नहीं था, इसलिए वो अच्छांश की कंपनी का अकाउंटेंट था। कुणाल और अनिकेत को भी अच्छांश ने सेटल करना चाहा, लेकिन वे दोनों अच्छांश के साथ ही काम करना चाहते थे। इसलिए अच्छांश ने अपनी कंपनी में 10-10% का शेयर देते हुए उसे अपनी कंपनी का असिस्टेंट और मैनेजर बनाया था। अनिकेत असिस्टेंट था और कुणाल मैनेजर। अब उनकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय और वर्कर भी काम करते थे। कुणाल और मधुर की शादी हो चुकी थी उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से। अनीस और नितिन भी अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर चुके थे। इन सब की शादी के 2 साल हो गए थे। कुणाल की वाइफ अनिका इस वक्त प्रेग्नेंट थी। बाकी तीनों का भी कोई खबर नहीं थी, सभी अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन अच्छांश की लाइफ अभी भी वहीं रुकी हुई थी। अनिकेत भी अब किसी लड़की से दूरी बना कर रखता था। अच्छांश की हालत देखते हुए वो कभी भी प्यार और शादी नहीं करने का सोच चुका था। रात को सारा काम निपटाने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुणाल और अनिकेत घर जाते हुए अच्छांश को अपना गुस्सा शांत रखने के लिए समझा रहे थे। अच्छांश जैसे ही घर आया, हॉल में ही सभी बैठे हुए थे। अच्छांश चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये देख संध्या टेबल पर खाना लगाने लगी। उसने अस्मिता जी को कुछ इशारा किया। अस्मिता जी उसे शांत रहने का इशारा कर अच्छांश को आवाज़ देते हुए जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाने को कहा। अच्छांश चुपचाप अपना सर हिलाते हुए कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने जैसे ही अपनी अलमारी खोली, उसमें एक तरफ संध्या के कपड़े और सामान देख उसका दिमाग गर्म होने लगा। वो गुस्से से जैसे ही चिल्लाना चाहा, उसे अनिकेत की बात याद आई। इसलिए वो चुपचाप अपना कपड़ा लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अच्छांश भी चुपचाप खाना खाने लगा। संध्या सबको खाना सर्व कर रही थी, इसलिए अच्छांश वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन आज उसने भी सोच लिया था कि एक बार वो शांति से सारी बातें क्लियर कर देगा। खाना खाने के बाद अच्छांश अपने कमरे की बालकनी में बैठकर लैपटॉप पर कुछ नई गाड़ियों का ब्लूप्रिंट तैयार करने लगा। संध्या अस्मिता जी को दवा खिलाने के बाद कुछ देर उनका पैर दबाने लगी। अस्मिता जी बोली, बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। संध्या बोली, माँ सा, अगर आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है तो ये मेरे लिए खुदकिस्मती है। अस्मिता जी बोली, सच में जयमंगल भाई साहब और उषा बहन जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। संध्या बोली, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप साथ हैं मुझे भरोसा है कि मैं उनका दिल भी जीत लूँगी। वैसे भी मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए आज नहीं तो कल वो मुझे अपना ही लेंगे। अस्मिता जी बोली, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन बेटा रास्ता बहुत कठिन है। तुम अच्छांश के बारे में कुछ नहीं जानती। वैसे मैं तो तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया। संध्या बोली, आप क्या बताना चाहती थी? अस्मिता जी बोली, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन अच्छांश की ज़िंदगी में पहले से ही एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता था। मुझे तो उसके बारे में बाद में पता चला, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन उसका जिक्र करते हुए मैंने उसके चेहरे पर खुशी की चमक देखी थी। बहुत प्यार करता था वो, उसको शादी करना चाहता था। संध्या बोली, लेकिन माँ साहब मैं तो उनसे बचपन से ही प्यार करती हूँ और हमारी शादी भी बचपन में ही तय हो गई थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अस्मिता जी को एक पल संध्या की बातों में थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। वो संध्या के चेहरे को देखने लगी
तभी संध्या रोते हुए, माँ सा आप मेरी ज़िंदगी मांग लीजिए, मैं उफ नहीं करूँगी, लेकिन अच्छांश जी मेरे हैं और मैं उन्हें किसी को नहीं दे सकती। अब तो हमारी शादी भी हो गई है, मैं उनकी पत्नी हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अस्मिता जी भी उसे रोते देख पिघल गई, संध्या को दिलासा देते हुए, हाँ बेटा अब तुम ही उसकी पत्नी हो और इस घर की बहू, बस अच्छांश किसी तरह मान जाए। संध्या बोली, उन्हें मानना ही होगा, आप चिंता ना करें, देखिएगा 1 महीने के अंदर ही आपका बेटा मेरा दीवाना हो जाएगा। अस्मिता जी अब कुछ नहीं कहती हैं। थोड़ी देर बाद संध्या उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ आती है। अस्मिता जी अभिमान जी की तस्वीर देखते हुए, पता नहीं क्या सही है क्या गलत, मुझे तो बस अपने बेटे को खुश देखना है। आपको पता है ना, आपका बेटा भी आपकी तरह ही ज़िद्दी है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता था, उसी तरह अच्छांश ने अपनी ज़िंदगी में उस लड़की को रखा है। कभी कभी उस लड़की पर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है उसे ढेर सारी बद्दुआ दूँ। मेरे बेटे के दिल को तोड़कर चली गई। मेरा बेटा ज़िंदगी जीना भूल गया था, उसका सब कुछ लेकर वो चली गई। मुझे आज भी याद है वो उस दिन, वो कितना खुश था। शायद मुझे उसी दिन उसकी बात मानकर उस लड़की के यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बाबा जी की बात मानकर अगले दिन गई। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। किस तरह मैंने अपने बेटे को संभाला है ये तो मैं ही जानती हूँ। अगर मैं और उसके 5 दोस्त नहीं होते तो शायद आज अच्छांश भी हमारे बीच नहीं होता। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। बाबा सी की बात मानकर मैंने इसकी शादी संध्या से तो करवा दी है, लेकिन क्या सच में वो संध्या को उसका हक दे पाएगा? क्या वो मानेगा इस शादी को? थोड़ी देर इसी तरह बातें करते हुए और सोचते हुए वो सो जाती हैं। इधर संध्या जैसे ही अपने कमरे में आती है, अच्छांश उसे कहीं नहीं दिखता, तो बालकनी की तरफ उसका ध्यान जाता है। वो खुद से ही, कल तो हमारी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन पूरी रात आपके बिना गुजारनी पड़ी, लेकिन आज ये मौका मैं नहीं जाने दूंगी। आखिर पत्नी हूँ आपकी, ये तो मेरा हक है। सोचते हुए वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर आईने के सामने तैयार होने लगती है। साड़ी तो उसने पहले से पहन रखी थी। बालों को खोलकर चेहरे पर हल्का मेकअप करते हुए खुद को तैयार करती है। फिर वो धीरे धीरे कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। अच्छांश इस वक्त पूरी तरह से अपने काम में घुसा हुआ था। बाहर चलती हल्की हवाओं की वजह से उसके माथे पर के बाल बिखर रहे थे। एक तरफ लैपटॉप और एक हाथ में कागज और पेंसिल लिए बेहद हैंडसम लग रहा था। संध्या दरवाजे पर खड़ी एकटक उसे निहार रही थी। वो मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए, सच में बिल्कुल कातिल है, क्या बाल हैं, क्या गाल हैं, और होठ तो लड़कियों की तरह बिल्कुल गुलाबी। इसके लिए तो मैं 1 नहीं 100 गुनाह कर जाऊंगी। जब तक शादी नहीं हुई थी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब तो आप पूरी तरह से मेरे हैं। आखिर कब तक इस संध्या की खूबसूरती से आप बच पाएंगे? अच्छांश को जब अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस होती है तो वो अपना गर्दन उठाकर देखता है। सामने संध्या को खुद को इस तरह घूरता देख गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। जल्दी से अपना लैपटॉप फाइल लेते हुए वहां से उठ खड़ा होता है, जिससे संध्या होश में आती है। अच्छांश उसको इग्नोर करते हुए उसकी साइड से कमरे में आ जाता है। संध्या जल्दी से उसके पीछे आते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अच्छांश जल्दी से अपना हाथ झटकते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक बार में कोई बात समझ नहीं आती? संध्या उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए, नहीं, मैं तो आपको जाने से रोक रही थी। आप कमरे से बाहर क्यों जा रहे हैं? अच्छांश बोला, क्योंकि मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब और कोई सवाल या मैं जाऊँ? संध्या बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल भी आप घर नहीं आए और आज भी कमरे से बाहर जा रहे हैं। अच्छांश बोला, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक इस घर में हो चुपचाप शांति से रहो, खाओ पियो और अपने काम से काम रखो। संध्या बोली, एक लड़की को ये सब नहीं चाहिए होता है, उसे केवल अपने पति की ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। उसकी आंखों में इज्जत और थोड़े से प्यार से पत्नी का जीवन संवर जाता है। अच्छांश गुस्से से, नहीं हो तुम मेरी पत्नी, मैं नहीं मानता इस शादी को। संध्या बोली, आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं पत्नी हूँ और मैं आप पर पूरा हक रखती हूँ। अच्छांश संध्या की बातें सुन हंसते हुए,
लगता है दिन भर टीवी पर सीरियल देखती रहती हो जिसमें दिखाते हैं ना कि किसी तरह शादी कर लो, उसके बाद तो दोनों में प्यार हो ही जाता है। फिर अपने चेहरे को सख्त करते हुए, लेकिन ये मेरी लाइफ है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो आज बैठो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। वैसे भी मैं पहले से ही ये सोच रहा था कि सारी बातें तुमसे क्लियर कर दूँ। संध्या डरते हुए, कैसी बातें? अच्छांश बोला, चलो पहले बैठो फिर बताता हूँ। संध्या बेड पर बैठ जाती है। अच्छांश सोफे पर बैठते हुए, जो भी कल हुआ वो तुम अच्छे से जानती हो। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, तुमसे क्या मैं किसी से शादी नहीं कर सकता था, लेकिन कल केवल दादाजी की वजह से मुझे उस मंडप में बैठना पड़ा। संध्या बोली, लेकिन आप तो ये पहले से जानते थे कि हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई है, फिर आपके इनकार करने की क्या वजह है? अच्छांश बोला, अब वजह यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या बताया गया है, लेकिन सच ये है कि हमारी तुम्हारी शादी कभी तय ही नहीं हुई थी। बस जब मैं 5 साल का था उस वक्त तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे और उन्होंने ही बातों बातों में कहा था कि आगे चलकर उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मेरे पापा ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि ये पूरी तरह से उनके बच्चों का डिसीजन होगा, क्योंकि मेरे पापा जानते थे कि बड़े होने पर हमारा जीवन साथी कौन होगा इसको चुनने का हक सिर्फ हमें होता है, बाकी किसी का भी नहीं, माँ बाप का भी नहीं। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है वो बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, फैसला लेने का हक वो भी नहीं रखते। और बात उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। ना मैं तुम्हें जानता था, ना कभी देखा था, लेकिन जैसे ही मेरे पापा की मौत हुई तुम्हारे दादा मेरे दादा से हम दोनों की शादी की बात करने लगे थे, लेकिन मैं दादाजी के पूछने पर इस वक्त मना कर दिया। फिर तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हो गई? उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मोरी मोहब्बत आई, जिसे मैं अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं नहीं जानता वो मुझे क्यों छोड़ कर गई, लेकिन मैं कल भी उसका था, आज भी उसका हूँ और हमेशा उसका ही रहूँगा। ये दिल केवल उसके लिए धड़कता है, ये सांस केवल उसके लिए चलती है। वो चाहे कितनी दूर चली जाए, लेकिन वो मुझे हमेशा अपने रूह में महसूस होती है। अच्छांश अपनी धुन में सारी बातें करता जा रहा था और इधर संध्या की आंखों में आग जल रही थी, पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध उसका नाखून उसकी हथेली में चुभ कर खून रिस रहा था, लेकिन अच्छांश का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। अच्छांश बोला, अब तुम ये बात अच्छे से समझ गई होगी कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए तुम भी इस बात को अच्छे से समझो और जो तुम्हें रिजर्व करता है उसके साथ आगे बढ़ जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बाकी तुम्हें जितना रुपया पैसा चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ। वैसे तो गलती तुम्हारी भी है, माना दादाजी ने मुझे मजबूर किया था शादी के लिए, लेकिन तुम इनकार कर सकती थी, लेकिन तुमने जानते बूझते ये शादी होने दी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ, केवल इसलिए कि घर में अब मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। एक और बात, जब तक इस घर में हो मैं अब इस कमरे में नहीं आऊँगा, आइंदा से मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अब मैं इतनी शांति से बात नहीं करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी बात से हर्ट करूँ और मेरी माँ की परवरिश पर कोई उंगली उठाए। तभी अच्छांश के कानों में जोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। अच्छांश अपना सर उठाकर जब देखता है तो संध्या कमरे में कहीं नहीं थी। अच्छांश सोफे से उठकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर संध्या को जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठकर वॉशरूम में आते हुए शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, सारी बातें सोचते हुए वो गुस्से से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अच्छांश आप सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अच्छांश की बातें सुन संध्या गुस्से से भर उठी थी। वॉशरूम में जाकर कुछ देर शांत होने के बाद जब वो कमरे में बाहर आती है तो अच्छांश को ना देख गुस्से से टेबल पर रखी सारी चीज़ें फेंकते हुए बेड पर बैठ जाती है। फिर वो मोबाइल उठाकर किसी से बात करने लगती है। बात करने के बाद उसके होठों पर अब मुस्कुराहट थी, थोड़ी देर में ही वो चैन से सो जाती है। इधर अच्छांश स्टडी रूम में आकर सोफे पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिल और दिमाग से अतीत में खोने लगे थे वो खुद से ही। क्यों किया बीबी आपने ऐसा? क्या आपको सच में दौलत की इतनी भूख थी कि मेरा कुछ वक्त इंतज़ार नहीं कर सकी? कितना खुश था मैं आपको अपना बनाकर, ऐसे लग रहा था कि मैंने पूरी दुनिया को पा लिया है, सारी ख्वाहिशें जैसे पूरी हो गई है। अब मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए था।
लेकिन आपने तो एक पल में ही मुझे इतना खाली कर दिया कि मैं भगवान से फिर अपने लिए एक चीज़ मांगने लगा, मौत। लेकिन वो भी नहीं मिला। क्या सच में आपने मुझसे उन 2 सालों में एक बार भी सच्ची मोहब्बत नहीं किया? आज भी दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन जो मुझ पर बीता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकता। सारी बातें सोचते हुए अच्छांश उन दिनों में डूब गया था जब उसने शिवांगी के साथ अपने खूबसूरत लम्हे बिताए थे। उस दिन घर आने के बाद उन लम्हों को याद करते हुए वो सोफे पर सो गया। जब सुबह अस्मिता जी ने उसे अपने कमरे में सोने के लिए भेज दिया। जब उसकी नींद खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बाहर आया। बाहर हाल में अस्मिता जी अनिकेत और कुणाल के साथ बैठी बातें कर रही थी। अनिकेत उसे देखकर, तू कब से इतनी देर तक सोने लगा? लगता है कॉलेज पूरा होते ही अब सोने का काम शुरू कर दिया है। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, रात दिन काम में डूबा रहेगा तो थकान तो हो ही जाएगी। कुणाल बोला, वैसे तू कल रात भर कहाँ था? तूने तो कहा था कि किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा है। अच्छांश बोला, हाँ तो मीटिंग करते हुए थोड़ी देर हो गई थी इसलिए लेट से घर आया। वैसे माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ फ्रेश होकर। अस्मिता जी बोली, ठीक है, जल्दी से आ, तब तक नाश्ता निकालती हूँ। अच्छांश फ्रेश होकर बाहर हाल में नाश्ता करने लगा था। फिर अनिकेत और कुणाल की तरफ देखते हुए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कंपनी क्यों नहीं गए? तभी मधुर, अनीस और नितिन वहाँ आते हुए, अरे यार, अभी तो हम लोग तुमसे काम सीख रहे हैं, तुम्हारे बिना हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाकर? अच्छांश बोला, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मधुर उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए, जैसे तुम्हारा तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल हो सकता है। फिर अस्मिता जी का हाथ पकड़ते हुए, माँ, कल आपको शिवांगी के बारे में बताया था ना? अस्मिता जी बोली, हाँ, लेकिन बेटा तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है? तुझे पता है ना, तेरे दादाजी तेरी शादी संध्या से करवाना चाहते हैं। अच्छांश बोला, माँ, मैं शिवांगी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूँगा। आप आज ही चलकर उसके घर पर बात कर लीजिए। मैं अब और देर नहीं कर सकता। प्लीज़ माँ, मेरे लिए। अस्मिता जी बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं एक बार पहले खुद उस लड़की से मिलकर देखूंगी कि वो सच में तुम्हारे लायक है या नहीं है। अच्छांश मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, आप उससे मिलकर देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप इनकार नहीं कर पाएंगी। अनिकेत बोला, आंटी, अच्छांश सही कर रहा है, शिवांगी बहुत अच्छी लड़की है। कुणाल बोला, आंटी, आज इतनी जल्दी अच्छांश अपना कुछ नाम और पहचान बना रहा है, इसके पीछे शिवांगी का ही हाथ है। बहुत सिंपल सी लड़की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बाकी दोस्त भी अस्मिता जी को शिवांगी के बारे में बताने लगते हैं। अस्मिता जी बोले, भाई तुम लोग तो जैसे बात कर रहे हो, मुझे लगता है इसे कल ही घोड़ी पर बैठाना पड़ेगा। अब जब बेटे ने मेरी बहू पसंद कर ही ली है तो मैं भी अपनी बहू को घर लाने में देरी नहीं करूँगी। अच्छांश बोला, माँ, हम शाम के 4 बजे उनके घर के लिए निकलेंगे, तब तक आप सारी तैयारी कर लीजिए। मैं भी तब तक एक बार कंपनी से होकर आता हूँ। अस्मिता जी बोली, चल ठीक है, मैं तेरे दादाजी को भी एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। अच्छांश बोला, नहीं माँ, आप एक बार शिवांगी से मिलकर उसके मम्मी पापा के साथ बात करके हमारी शादी तय कर दीजिए, फिर आप बात कीजिएगा। तभी राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी वहाँ आते हुए, क्या बात है भाई, सारी महफिल यहीं जमी हुई है। अस्मिता जी बोली, आइए बाबा साहब बैठिए, मैं आपसे ही बात करने वाली थी। तभी अच्छांश अस्मिता जी की तरफ अपनी आंखों से कुछ भी नहीं कहने का इशारा करता है। अस्मिता जी भी अपनी आंखों से उसे चुप रहने का इशारा कर, बाबा साहब, अच्छा, जय मंगल सिसोदिया के यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहता। राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी बोले, हाँ बहू, मैं भी आज इसी बारे में बात करने आया हूँ। मैंने भी बहुत सोचा, इसलिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब अच्छे इस शादी से इनकार कर रहा है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात तो आप भी जानती हैं कि मैं अपने दोस्त महेश सिसोदिया को वादा कर दिया है कि उसकी पोती की शादी अच्छांश से ही होगी। अच्छांश गुस्से से, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले ही इस बारे में मना कर दिया था, फिर आपने वादा क्यों किया? राघवेंद्र शांत लहजे में ही, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा आप सारी बातें समझेंगे। आखिर महेश सिसोदिया और उनका बेटा जयमंगल सिसोदिया बिजनेस जगत में अच्छा नाम बना रहे हैं। आप तो उस घर से निकल कर आ गए, लेकिन मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपने तो सब कुछ छोड़कर एक मामूली वर्कर का काम करने लगे हैं।
अगर उनकी बेटी से शादी हो जाएगी तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी आधी प्रॉपर्टी खुद ब खुद आपकी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये शादी तय की थी। लेकिन अब आप खुद ही कामयाब हो गए हैं, इसलिए मैं भी अब आप पर जोर नहीं देना चाहता। बच्चे, ये सब आपकी भलाई के लिए ही सोच कर किया था, इसलिए मुझे गलत मत समझना। अच्छांश भी थोड़ा नरम पड़ते हुए, लेकिन मुझे कभी किसी और के बल पर आगे नहीं बढ़ना, ये बात तो आप जानते थे। अस्मिता जी बोली, हम जानते हैं बेटा, लेकिन अगर हमारे बड़े अगर हमें तकलीफ़ में देखते हैं तो कुछ ऐसा सोचते हैं जो गलत तो नहीं है। राघवेंद्र जी बोले, चलिए छोड़िए इस बात को, मैं तो बस ये कहने आया था कि मैं आज उन सिसोदिया के यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आया है कि उनकी कंपनी इस वक्त घाटे में जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारी बात मान जाएं, और अगर नहीं माने तो उनकी कंपनी में मैं कुछ रुपया देने की पेशकश करूँगा। अस्मिता जी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। उसके बाद राघवेंद्र सिंह थोड़ा चाय नाश्ता करके वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छांश भी अपने दोस्तों के साथ कंपनी के लिए निकल जाता है। वे लोग इस वक्त उन पुरानी गाड़ियों के रिपेयरिंग में लगे हुए थे। उन लोगों के जाने के बाद राघवेंद्र जी का फ़ोन अस्मिता जी के पास आता है, जिसकी खबर अच्छांश को नहीं थी। राघवेंद्र जी बोले, अस्मिता बहू, मैंने आप लोगों की पूरी बातें सुन ली थी। मुझे उस लड़की से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आज अच्छा दिन नहीं है। रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आप तो जानती हैं कि हम अपने गुरुजी को कितना मानते हैं। उन्हीं के कहने पर मैं चाहता था कि अच्छांश की शादी संध्या से हो जाए, क्योंकि अच्छांश 25 से 27 वर्ष की उम्र में मृत्यु दोष है और हमें उसे ग्रह को काटने के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो कार्तिक के शरद पूर्णिमा में अच्छे नक्षत्र में जन्म ली हो। लेकिन अब अच्छांश ने खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी इतनी बात मान लीजिए, आज का दिन अच्छा नहीं है, कल आप लोग चले जाइएगा, भगवान करे सब शुभ शुभ हो। अस्मिता जी बोली, हाँ बाबा साहब, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। जब बचपन में ही गुरुदेव कुंडली बनाने आए थे तो उन्होंने अच्छांश के ऊपर इस खतरे की बात कही थी। ठीक है बाबा साहब, मैं आज मना कर देती हूँ, कल जाकर देखती हूँ कि वो लड़की अच्छांश के योग्य है या नहीं। मैं अपने अच्छांश के लिए कोई खतरा नहीं चाहती। राघवेंद्र सिंह बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जो भी कर रहे हैं अच्छांश के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन अच्छांश को डायरेक्ट मना मत कीजिएगा, उन्हें किसी तरह बहाने से रोक लीजिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम लोग ही कोई अड़चन डाल रहे हैं। अस्मिता जी भी उनकी बात मानकर, ठीक है बाबा साहब। उसके बाद अस्मिता जी अब सोच में डूब जाती हैं। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब गुरु महाराज उनके घर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि गुरु महाराज ने तो ऐसी किसी लड़की की बात नहीं की थी, उन्होंने तो केवल अच्छांश के बारे में बताया था। फिर वो खुद को समझाते हुए, हो सकता है बाबा साहब ने गुरुदेव से इसका उपाय पूछा हो और उन्होंने यही उपाय बताया हो। हाँ, ऐसा ही होगा। उसके बाद अस्मिता जी अच्छांश के आने पर बताती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। और इस तरह अच्छांश उनका ख़राब तबीयत देखते हुए खुद ही उन्हें आज शिवांगी के यहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन उसके बाद उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। अस्मिता जी के सोने के बाद अपने कमरे में आता है, तब तक बाकी दोस्त भी अपने घर से तैयार होकर आ जाते हैं। अच्छांश उन्हें बताता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज जाना कैंसिल हो गया। कुणाल बोला, तो इसमें मुँह लटकाने वाली क्या बात है, एक दिन की ही तो बात है, कल हम चलेंगे अपनी भाभी को लेने, पूरी बारात तैयार करके। अब तो हम अपने भाई की दुल्हनिया लेकर ही आएंगे। ये सुनकर अच्छांश मुस्कुराने लगता है। अच्छांश बोला, लेकिन मुझे शिवांगी को बताना होगा कि आज हम लोग नहीं आ रहे हैं, कहीं वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये सुन सभी दोस्त, उसे कैसे मालूम कि हम लोग आज आने वाले हैं, तू मिला था उससे? अच्छांश हाँ में सर हिलाते हुए, कल गया था उनके गांव, कहते हुए कल शाम की बात बता देता है, रात की बात नहीं बताता। सभी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए, अच्छा 15 दिन में ही ये हाल है, उनके बिना एक दिन भी रहा नहीं जा रहा। नितिन बोला, अरे यार, तुझे उन्हें एक मोबाइल देकर आना चाहिए था ना। अच्छांश बोला, तुम लोगों को उनके घर के हालात के बारे में बताया है ना, कैसे उन्हें मोबाइल दे देता। बस एक बार हमारा रिश्ता तय हो जाए, उसके बाद पहले तो एक मोबाइल ही खरीद कर लाऊंगा। मधुर बोला, यार विश्वास नहीं होता, आज तक इसने शिवांगी को एक पैसे का भी कुछ नहीं दिया है, फिर भी वो लड़की इसके पीछे दीवानी है। सभी दोस्त ये सुनकर हंसने लगते हैं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से हट कर हैं, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा पैसा नहीं।
सभी कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद अस्मिता जी से मिलने आते हैं। अच्छांश सभी के लिए चाय बनाता है और फिर कुछ बिस्किट भी लेकर आता है। अस्मिता जी को खिलाकर उन्हें आराम करने को कहता है। फिर सारे दोस्त हाल में आ जाते हैं। इस वक्त शाम के लगभग 4 बज गए थे। तभी अचानक से अच्छांश का फ़ोन बजने लगता है। अच्छांश कॉल देखता है तो दादाजी का कॉल आ रहा था। अच्छांश सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। हेलो। तभी उधर से दादाजी की आवाज़ आती है। हेलो बेटा, हम उस लड़की के घर आए हैं। अच्छांश को लगता है कि उसके दादाजी सिसोदिया के यहाँ गए हैं और वो संध्या की बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं। उधर से राघवेंद्र सिंह बोले, बेटा वो लड़की नहीं मान रही, उसने तुम्हारे नाम की जिद पकड़ी हुई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। अच्छांश बोला, आपने तो कहा था कि पैसे देने से वो मान जाएगी, तो फिर। राघवेंद्र जी बोले, ठीक है बेटा, 10 लाख की जगह 20 लाख देने की बात करता हूँ, शायद वो मान जाए। अच्छांश बोला, जो भी करना है कीजिए, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कभी नहीं मिलना, कहते हुए कॉल कट कर देता है। कॉल रखने के बाद सारे दोस्त अच्छांश को देखने लगते हैं। अच्छांश बोला, अरे यार, तुम लोगों को तो पता ही है कि आज दादाजी अपने उस दोस्त सिसोदिया के यहाँ गए हैं। शायद वो लड़की नहीं मान रही, वैसे उन्होंने कहा तो है कि 10 लाख की जगह 20 लाख दे देंगे तो शायद मान जाए। पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ी है, आज तक इसको ना कभी देखा हूँ, ना ही मैं कभी इससे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अच्छांश अपने कमरे में आकर बेड पर बैठते हुए, शिवांगी बस आज भर का इंतज़ार कर लीजिए, बस एक दिन का वक्त ले रहा हूँ। जानता हूँ आप इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन क्या करूँ, माँ की तबीयत खराब हो गई है, बस आज की रात कट जाए। पता नहीं क्यों कुछ देर से अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्या आप भी बेचैन हैं? ज़रूर आप मुझे याद कर रही होंगी, हाँ 2-4 गालियाँ भी दे रही होंगी कि मैं आज का वादा किया था और पूरा भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब कल आपको बताऊंगा कि माँ की तबीयत की वजह से नहीं आया तो ज़रूर आप मान जाएंगी। वैसे भी आपने अभी तक मुझसे कभी झगड़ा नहीं किया, मुझे तो शौक़ लगा रह गया कि आप कभी नाराज़ हों और मैं आपको मनाऊं। वैसे आप रूठेंगी तो जल्दी मान जाएंगी ना। देखिए, मुझे भी मनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको ज़ोर से गले लगाऊंगा और बस आप अपने हाथ मेरे पीठ पर रख देना, हम दोनों के बीच सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शिवांगी की तस्वीर अपने मोबाइल में देखते हुए जाने क्या क्या बातें कर रहा था। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे शिवांगी ने उसे पुकारा हो। वो मोबाइल बेड पर फेंकते हुए उठकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे अस्मिता जी का ख्याल आया। वो दौड़ते हुए अस्मिता जी के पास गया। अस्मिता जी इस वक्त ज़मीन पर बैठी हुई माला जप रही थी। अच्छांश उन्हें सही सलामत देख कमरे से बाहर आया, हाल में खड़ा होते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर। ये क्या हो रहा है मुझे, कहते हुए वो किचन से जाकर पानी पीता है, लेकिन फिर भी एक अलग सी बेचैनी छाने लगी थी। अपने कमरे में आकर बेड पर लेटते हुए आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ जैसे सांस ही नहीं ले पा रहा था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। धीरे धीरे ठंडा पानी उसके शरीर को भी ठंडक पहुंचाने लगा। वो वहीं दीवार से लग कर आंखें बंद किए लगभग घंटे भर तक वहीं बैठा रहा। जब अस्मिता जी की आवाज़ कानों में सुनाई दी तब वो होश में आया। जल्दी से वॉशरूम से निकलकर अपने कपड़े चेंज किया, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाहर हॉल में आकर अस्मिता जी के पास बैठते हुए उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। अस्मिता जी कुछ देर उसके माथे को सहलाते हुए बात करती रहीं। उसके बाद वो किचन में खाना बनाने के लिए उठने लगी। अच्छांश उन्हें बैठाते हुए खुद किचन में चला गया। अस्मिता जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसे खुद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए खिचड़ी बनाने के लिए चढ़ा दिया। खिचड़ी बनाने के बाद दोनों माँ बेटे ने खाना खाया, खाकर अपने कमरे में आ गए। अच्छांश का मन एक बार किया कि वो शिवांगी के घर जाए, लेकिन अस्मिता जी की तबीयत खराब थी और बाकी दोस्त भी अपने घर चले गए थे, इसलिए मन मार कर बेड पर लेट गया। फिर से मोबाइल में शिवांगी की तस्वीर देखते हुए पता नहीं कब गहरी नींद में सो गया, इस बात से अनजान कि आज रात उसकी दुनिया लुट चुकी थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।